नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आईआईटी दिल्ली के एक छात्र को इसलिए सुसाइड करना पड़ा कि उसे हॉस्टल से आईआईटी दिल्ली ने निकाल दिया। और जब छात्र अपनी मांगों को लेकर आईआईटी के डायरेक्टर, उनके जो अधिकारी हैं, टीचर्स, अध्यापक के पास गए, तो उनको समुचित जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद आईआईटी दिल्ली में छात्रों ने हंगामा किया, यानी कि धरना प्रदर्शन किया गया। बिहार में छात्र इसलिए आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि टीचर्स की जो रिक्रूटमेंट होनी है, उसमें उनकी जो मांगे हैं कि एक ही परीक्षा लिया जाए, 2 परीक्षाओं की जगह, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस नहीं हो, उसमें डोमिसाइल दिया जाए। और साथ ही छात्रों की जो बाकी मांगे हैं, उसके जवाब में जो बीपीएससी के एग्जाम कंट्रोलर हैं, उन्होंने कहा कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। तो सवाल यह है कि सरकारें अगर युवाओं की समस्या को इस तरह से एड्रेस कर रही है, आईआईटी दिल्ली के छात्र को भी इसलिए सुसाइड करना पड़ रहा है कि उसे हॉस्टल नहीं मिला। भारत का जो पीरियोडिक लेबर सर्वे का जो सर्वे कहता है कि भारत के युवाओं के 25% युवा, यानी कि ईरान की आबादी के बराबर तकरीबन 9 करोड़ युवा इस समय नीट में है, यानी कि नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, नॉट इन एजुकेशन, नॉट इन ट्रेनिंग, यानी कि न तो वो नौकरी में है, न एजुकेशन में है, न उन्हें कोई ट्रेनिंग मिल रही है। तो कर क्या रहे हैं सारे युवा? सड़कों पर हैं, रील बना रहे हैं। सवाल ये है कि क्या सरकार इतने बड़े आंकड़ों से चौंक रही है, कोर्स करेक्शन कर रही है, या फिर जो ऑप्टिक्स चल रही है सरकार की कि कोई सरकार का मंत्री नदी पार कर रहा है, तैर रहा है, कोई 74 साल का केंद्रीय मंत्री ये कह रहा है कि वो तो जेनजी जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। सवाल है कि इन कॉस्मेटिक ऑप्टिक्स से असली समस्या सरकार क्या एड्रेस कर रही है? इन सवालों को हम आज के कार्यक्रम में समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ 2 सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ रहे हैं। पंकज शर्मा जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, और संजय कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ रहे हैं। पंकज जी, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या आपको लगता है कि जो मोदी सरकार का जो डील करने का तरीका था, उनका जो मोमेंटम था, वो उस कंस्टिट्यूएंसी को सही तरीके से समझ नहीं रहे, या समझ के जो इलाज कर रहे हैं, वो इलाज नहीं है जिसकी ज़रूरत है? इसीलिए किरण रिजिजू नदी में तैर रहे हैं, गिरिराज सिंह जो हैं, वो एक भाषण दे रहे हैं कि वो जेनजी हैं। सवाल ये है कि ये सब ऑप्टिक्स करने से जेनजी जनरेशन और युवाओं को कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। असली प्रॉब्लम जो है उसको आप एड्रेस कीजिए। बीपीएससी का कंट्रोलर जब ये मजाक उड़ा रहा है छात्रों का, और आप क्यों 2-2 3-3 एग्जाम ले रहे हैं? अगर कोई बीएड करके बच्चा आया है, वो भी तो एक एग्जाम दे के आया है। फिर बीएड आप एग्जाम ही मत रखिए। फिर आप कहिए कि एक ही एग्जाम रहेगा जिसमें कि बीपीएससी कंप्लीट करना पड़ेगा, बाकी सारे एग्जाम नहीं होंगे, सिर्फ बच्चा पढ़ के आएगा और एक एग्जाम देगा। तो एक तरह से मजाक वाली स्थिति बन रही है। देखिए, बुनियादी समझ है ही नहीं और समझने की नीयत नहीं है। जिन जिन देशों की सरकारें ऐसे लोगों के चंगुल में चली जाती हैं जिन्हें जन्म से करुणा की जगह क्रूरता की घुट्टी पिलाई गई हो, प्रेम की जगह नफरत का पान कराया गया हो और संवेदनशीलता की जगह जिनको निष्ठुरता का पाठ पढ़ाया गया हो, तो उन देशों का यही हाल होता है जैसा हम अपने देश में 10-12 साल से देख रहे हैं। हमारी हुकूमत का ध्यान इस पर है ही नहीं कि विद्यार्थी जगत इतना हताश क्यों है, इतना निराश क्यों है, हमारी युवा पीढ़ी इस तरह अवसाद से क्यों जूझ रही है और इन परिस्थितियों को बदलने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनका पूरा ध्यान तो इस बात में लगा हुआ है ना कि बुलेट ट्रेन जब चले तो उसका रंग भगवा होना चाहिए, और जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं उनके जो पन्ने हैं उन पर मनुस्मृति के श्लोक होने चाहिए। जो विश्वविद्यालयों के कुलपति हैं, महाविद्यालयों के अनुगामी होने जरूरी हैं। सभी सरकारी महकमों के प्रमुख पद नमस्ते सदा वत्सले जो लोग गाते हैं उनको मिलने चाहिए। और जो डबल इंजन की सरकारें हैं उनके मुख्यमंत्रियों का पूरा ध्यान इस बात पे लगा हुआ है कि सरकारी दफ्तरों को, सचिवालयों को, विधानसभाओं को और तो और ट्रैफिक डिवाइडरों तक को भगवा रंग में कैसे रंगा जाए। तो जब इस तरह की बुनियादी सोच हो तो सरकारी जो रोजगार हैं वो किन को मिलेंगे? वो अपने वैचारिक अनुचरों को मिलेंगे। ऐसे में बेरोजगारी से परेशान विद्यार्थी और परीक्षाओं से परेशान विद्यार्थी अगर पटना में मुख्यमंत्री के आवास पर प्रदर्शन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हालात ये है कि रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी अपने वैचारिक पहरेदारों को ही मिलेंगे। जैसा आपने कहा कि हॉस्टल के कमरे भी जो इस विचारधारा के लठैत हैं उनको मिलेंगे। सरकारी ठेके आप देख रहे हैं अपने वैचारिक साझेदारों को ही मिलते हैं।
तो इन हालात में एक ऐसी दुनिया का निर्माण हमने कर लिया है जिसमें युवा अपनी बदहाली पर, अपनी बेहाली पर आंसू बहाता रहे और तंग आकर किसी दिन अपनी जान ले ले। ये जो दिल्ली आईआईटी में छठी मंजिल से गिर गया या कूद गया, उस 30-31 साल के नौजवान की फिक्र किसी पराक्रमी सरकार को है ही नहीं। क्यों भला करे ये पराक्रमी सरकार उसकी फिक्र? कोटा में कोचिंग के बच्चे किस तरह आत्महत्या करते रहे आपने देखा। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने का पुनीत कार्य करना है या बच्चों पे ध्यान दें? अभी आपने देखा कल एक सरकारी दूरदर्शन पर अयोध्या का जो एक साधु वेशधारी लफंगा एक उजड़ खुलेआम ऐसी ऐसी गालियां दे रहा था कि सुन के पूरा देश कांप गया। नहीं कांपी तो हमारी सरकार नहीं कांपी। 2 महिला एंकरों की मौजूदगी का भी इस आदमी पर कोई असर नहीं पड़ा, कोई परवाह नहीं थी। अब तक उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए, लेकिन हुआ क्या? विद्यार्थियों के खिलाफ मुकदमे होते हैं। पिछले 5 साल में आईआईटीज में 70 विद्यार्थी आत्महत्या कर चुके हैं। 70। दिल्ली के आईआईटी में पिछले 5 महीने में 2 घटनाएं घट चुकी हैं। दिल्ली कैंपस में 2.5 साल में 8 विद्यार्थियों ने आत्महत्याएं की हैं। 2015 से लेकर अब तक आपको मालूम है देश भर में तकरीबन पौने 2 लाख से कुछ ज्यादा विद्यार्थी आत्महत्या कर चुके हैं। पिछले 1 दशक में विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या कर लेने के मामले 80% बढ़ गए हैं। ये सरकार के आंकड़े हैं। 2014 तक विद्यार्थियों की खुदकुशी का सालाना औसत जो था वो 8,000 का था, सालाना 8,000 का। 2015 के बाद बढ़कर के 14,000 प्रतिवर्ष का हो गया है। यानी 38-40 विद्यार्थी रोज अपनी जान ले रहे हैं। लेकिन किसी को चिंता ही नहीं है, क्योंकि ये सरकार जो है ये ऐसे लोगों के हाथ में है कि इसको सिर्फ बहलाने फुसलाने का काम करना है, जुमलेबाजी करना है। विद्यार्थी जब आंदोलन करें तो उनके लिए कोई समिति गठित कर देना है और बात आई गई हो जाएगी। तो यही सब चल रहा है। संजय, जो कांग्रेस ने या राहुल गांधी ने इससे पहले जो मुद्दे उठाए, राफेल से लेकर जिस तरह से अलग-अलग कैंपेन चुनाव के दौरान उन्होंने मुद्दे उठाए, कई बार उनके ऊपर ये आरोप लगाया जाता था, कहा जाता था कि वो ग्राउंड से उसका सिंक नहीं है। शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि राहुल गांधी ने जिस नब्ज को पकड़ा है, उसमें बीजेपी पिछड़ती दिखाई दे रही है। बीजेपी का जो सिंक है, जो जिसके लिए वो जानी जाती है कि बीजेपी का फीडबैक मैकेनिज्म काफ़ी मजबूत है, वो पल्स समझते हैं जनता की। इस बार उनका लगता है कि वो रिएक्शनरी मोड में चले गए हैं। राहुल गांधी एजेंडा सेट कर रहे हैं, बीजेपी उसका जवाब दे रही है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो युवाओं की समस्या है या जो ट्रैक्शन अलग-अलग राज्यों में है, ये जानकर अचरज लोगों को हो रहा है कि क्या आदिवासी हॉस्टल में प्रेगनेंसी टेस्ट होता है? मतलब जिस तरह की रॉट एजुकेशन की व्यवस्था में है, जिस तरह के नियम बनाए गए हैं, क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी में, विद्यालयों में, ये सोचकर और जानकर ही हैरत होती है। जी, देखिए, अब बीजेपी थोड़ा एक इंग्लिश में वर्ड है एनाक्रोनिस्टिक, आउटडेटेड लगने लगी है, आउट ऑफ सिंक। आप बताइए, कल जब विजुअल्स जो आपने देखा कि किरण रिजिजू एक नदी में तैर रहे हैं और जो गिरिराज सिंह, आपने कभी भी उनको उस वेशभूषा में नहीं देखा होगा जिस वेशभूषा में वो लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। हमेशा वो कुर्ता पहनते हैं और धोती या जो भी पहनते हैं, कभी नहीं। मतलब वो ऐसे, अब वो सब कौवे को भी अब हंस बनना पड़ रहा है। अब वो हंस नहीं बन पाएंगे। प्रॉब्लम यहाँ है, प्रॉब्लम यहाँ पे है। सो यहाँ ये बदलाव है। अब ये सोच रहे हैं कि जो कुर्ता की जगह अगर शर्ट पैंट पहन ले तो हम जेनजी में अट्रैक्टिव हो जाएंगे और हम राहुल गांधी की तरह स्विमिंग कर ले, समुद्र में कूद के तैराकी कर ले तो हम अलग रूप से देखे जाएंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे है, इनके साथ बीजेपी हैज रन आउट ऑफ द इमेजिनेशन। इनका इमेजिनेशन खत्म हो चुका है। तो क्यों ऐसे हुआ? जब आप डेमोक्रेसी को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और डेमोक्रेसी को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने क्या किया कि पिछले 10 साल में इतना मीडिया मैनेज किया, इंस्टीट्यूशंस मैनेज किए, सब चीज जो ग्राउंड से फीडबैक उनको मिलना चाहिए, जो मीडिया जो एज वॉचडॉग, अदर इंस्टीट्यूशंस, जुडिशियरी एंड अदर्स जो एज वॉचडॉग की तरह काम करना चाहिए, ये इनके लिए काम करने लगे, इनकी भाषा बोलने लगे, इनकी जुबां
में जो वो चाहते थे, इनके प्रोपेगेंडा में वो भी लिप्त हो गए। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि इनका ग्राउंड से ये कट ऑफ हो गए। अब ये ग्राउंड ग्राउंड से कट ऑफ हो गए तो फिर अब कुछ फीडबैक ही नहीं, कुछ रियलिटी। उनको लगा कि जो प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं, जो वो झूठ बोल रहे हैं, वही सच है। वो अपने ही झूठ पे विश्वास करने लगे, अपने ही प्रोपेगेंडा को सच मानकर विश्वास करने लगे। और उनको ये नहीं पता चला कि ग्राउंड में, रियलिटी में कितना डिसकंटेंटमेंट है, कुछ कुछ सच्चाई अलग है ग्राउंड पे। आप देखिए, इनको इतना गुमान हो गया कि इनका कुछ नहीं हो सकता, इलेक्शंस तक मैनेज करने लगे। इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में ऐसा इलेक्शंस मैनेजमेंट कभी नहीं हुआ। अरे आप डेमोक्रेसी में अगर आप हारते हैं तो वो पार्टी और कोई देश की हार नहीं होती, वो एक होती है कि डेमोक्रेसी को एक फिर से रिन्यू करते हैं आप। आपको फिर दोबारा डेमोक्रेसी मौका देगी आने के लिए, अपनी गलतियों को सुधार करके फिर पीपल का कॉन्फिडेंस जीत कर आ पाए। ये ये इस प्रोसेस में विश्वास नहीं करने लगे, ये मैनेज करने लगे। 2024 का इलेक्शंस हो, उसके बाद जितने भी आप विधानसभा इलेक्शंस हो, कोई भी आप देखिए, इंडिपेंडेंट अगर एनालिसिस हो जाए, इंडिपेंडेंट अगर सब चीज इसका इन्वेस्टिगेशन हो जाए, तो बहुत सारे ऐसे तथ्य सामने आएंगे जो डेमोक्रेसी और ये सरकार शर्मसार हो जाएगी। आप नहीं, लेकिन आप एक बात बताइए कि अगर यूपी चुनाव आने वाले हैं, यूपी चुनाव ये जीत जाएं, तो आपको लगता है कि फिर स्थितियां सामान्य हो जाएंगी? इलेक्टोरल जो विक्ट्री है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें दबा देता है, फिर उसके बाद वही माहौल, गुडी गुडी वाला माहौल आ जाएगा? देखिए, मेरा जो मानना है ना कि अभी के माहौल में अगर आप ज्ञानेश कुमार को इलेक्शन कमिश्नर रखे हुए हैं और जो इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था हो गई है, अगर वो इलेक्शन कमीशन में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इलेक्शन कमीशन फेयरली काम करते हुए नहीं दिख रहा है, और उसके बावजूद आप इलेक्शंस कर रहे हैं, और जो एसआईआर का जितना भी प्रोसेस जो चल रहा है उसमें उत्तर प्रदेश में अकेले करोड़ों लोग जो जिनका नाम कट गया है, उसके फेयरनेस पे क्वेश्चन है। अगर ये सब प्रोसेस के बाद अगर ये सब प्रोसेस में इसके बाद आप इलेक्शंस जीत जाते हैं, तो हमेशा एक शक रहेगा। आप इलेक्शंस का मतलब इंडिपेंडेंटली कराइए, एक दोनों के तरफ से एक होना चाहिए, एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अभी अभी जो इंडिया में चल रहा है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये मैनेज्ड है। आप ठीक मैनेज है। कर रहे हैं, तो ये इंप्रेशन गलत जाएगा, तो आप जीत कर भी आप हारे हुए जैसे दिखेंगे। आप देखिए, जो सरकार ने कोशिश की 2024 के इलेक्शंस के बाद सरकार ने सोचा कि चलो हम जो जितने भी विधानसभा के इलेक्शंस आ रहे हैं अगले 2 साल में उसको मैनेज कर लेंगे, तो ये परसेप्शन कि मोदी सरकार की पॉपुलैरिटी कम हो रही है, कम हो जाएगी, और ये परसेप्शन बदल जाएगा और हम फिर से पॉपुलर जैसा दिखने लगेंगे लोगों के बीच में। एकदम गलत साबित हुआ। ये मैनेज करने की कोशिश की। आप एक ऑर्गेनिक वे में, एक नॉर्मल वे में चीजों को चलने देते तो आप ज्यादा अच्छे दिखते। आप ठीक है। वल्नरेबल जरूर दिखते, लेकिन आप नॉर्मल दिखते, अच्छे दिखते। आप तो अभी आप कुछ भी कर ले, आप लोगों को जीत नहीं सकते, लोगों का इमेजिनेशन को कैप्चर नहीं कर सकते, लोगों के एस्पिरेशंस को कैप्चर नहीं कर सकते, और लोगों के बीच में आप पहुंच नहीं सकते ईमानदारी से। सच्चाई यही है आज। ठीक है। पंकज जी, इससे पहले जब भी सरकार के सामने इस तरह की क्राइसिस आई, चाहे फार्मर प्रोटेस्ट हुआ, लैंड एक्विजिशन बिल पे जब बवाल हुआ, सीए प्रोटेस्ट हुआ, तो सरकार ने उसको किसी न किसी तरीके से मैनेज किया। कोई ना कोई ऑप्टिक्स के ज़रिए उन्होंने किया। 1-2 बार ऐसे अवसर भी आए कि सरकार ने विथड्रॉ किया अपने को। लेकिन आपको लगता है कि सरकार के सामने अभी भी, जैसे कि सरकार के कई सारे मंत्री इस समय एस जयशंकर, निर्मला सीतारमन से लेकर कई सारे मंत्री अलग-अलग देशों की यात्रा पर जा रहे हैं, गए हुए हैं। एक कोशिश ये भी है कि जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है, उसमें वर्ल्ड के जो सुपर पावर हैं, उनका कॉन्फिडेंस बरकरार है, और जब जापान से, अमेरिका से, अलग-अलग देशों से वो कोई इन्वेस्टमेंट लाते हैं, कोई करार करते हैं, तो एक तरह से वो जो प्रधानमंत्री अपनी डिप्लोमैटिक पॉलिसी का पॉलिटिकल कैपिटल एक तरह से भारत में जिसको कहते हैं दूहते हैं,
वो भी एक तरीका है कि आप किस तरह से नाराजगी को डाइल्यूट करें, या तरह-तरह से तरीके वंदे मातरम कंट्रोवर्सी उसी का हिस्सा है कि किस तरह से आप नेशनलिज्म की चाशनी में उस एंगर को कम करें। तो आपको लगता है कि ये सब तरीकों से वो गुस्सा जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा, या फिर इन सब बातों से बात नहीं बनेगी? उन सब चीज़ों से गुस्सा डाइल्यूट नहीं होगा, उन सब चीज़ों से गुस्सा और बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये अब बेनकाब हो चुका है ये मामला, इसका पर्दाफाश हो चुका है कि किस तरह ये ध्यान बटाने के लिए इस तरह के सारे उपक्रम करते हैं। असल में ज़मीन पर तो कुछ होता नहीं है। दुनिया के जो देश हैं, जब वो भारत में पूंजी निवेश करते हैं, तो क्या भारत की स्थिति के बारे में पूरी तरह आकलन नहीं करते होंगे? उनसे कोई चीज़ छुपी हुई है क्या? तो इस तरह के चीज़ों से जो देश की जनता है, जो देश का युवा है, उसमें गुस्सा और भड़कता है। वो गुस्सा सेटल होता जाता है अंदर कि देखो अभी भी इनकी ये समझ में नहीं आ रहा है, और ये समझते हैं कि इस तरह से हम बहला लेंगे, इस तरह हमको फुसला लेंगे, तो इस तरह कुछ नहीं होगा। स्थायी समाधान निकालने की सरकार की नीयत ही नहीं है। आपने सरकारी स्कूलों की हालत देखी है ना, सरकारी स्कूलों की हालत देख के सरकार को शर्म आनी चाहिए, मगर नहीं। आज मैंने खबर देखी कि हरियाणा की सरकार ने हुक्मनामा जारी कर दिया है कि बिना इजाजत के किसी को भी सरकारी स्कूलों का जायजा लेने के लिए भीतर नहीं जाने दिया जाएगा। जाने तो पहले भी किसी राज्य में नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब तो बाकायदा फरमान जारी होने लगे। कोई नागरिक पड़ताल नहीं, हम ही कातिल, हम ही मुनसिफ। तो ये जो रवैया है, इस रवैये के चलते लोगों में ये क्षोभ बढ़ता जा रहा है कि एक तो भीतर से चीजें खोखली हो गई हैं, और आप उस खोखलेपन को ढकने के लिए बेकार की लीपापोती करते हैं। अब ये जो आज की जनरेशन है, आज की पीढ़ी है, क्या ये इतनी मूर्ख है कि इन सब चीज़ों की असलियत नहीं समझती है? तो अब आप मंत्रियों को दौरे पर भेज दीजिए, आप एक माहौल बनाने की कोशिश करिए कि दुनिया के देशों का हम पर बहुत विश्वास है, भारत पर अभी भी, लेकिन किसी का कोई विश्वास नहीं है। हाँ, भारत एक बड़ा बाजार है, इतने सारे उपभोक्ता मौजूद हैं, तो बहुत से देशों की सरकारें, बहुत से देशों के उद्योगपति अपने कारोबारी हितों की रक्षा के लिए, अपनी मुनाफाखोरी के लिए भारत में जितना उनको ज़रूरी लगता है, जितना मुफीद लगता है, उतना पूंजी निवेश करते हैं और अपनी पूंजी लेकर के बाहर चले जाते हैं। यही पिछले 10-12 साल से हो रहा है। सरकार का पूरा ध्यान किसी भी तरह सामाजिक सरोकारों पर नहीं है, तमाम ध्यान कारोबारी नीतियों पर है, और इस पर है कि किस तरह जो अपने चहेते पूंजीपति हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाए। आप देखिए पूरे देश में ये माहौल क्यों बना हुआ है कि लोगों को लगता है कि हर प्रदेश में, भारत के भीतर भी हर प्रदेश में जो सारे सरकारी कामकाज हैं, जो सारे सरकारी ठेके हैं, वो एक राज्य विशेष के उद्योगपतियों को और कारोबारियों को मिल रहे हैं। क्या ये कोई अच्छी बात है? इस तरह से दुनिया के बाकी देशों में भी, उन्नत देशों में भी जो भारतवंशी हैं, उनमें एक राज्य विशेष के लोगों के सामने तरह तरह की परेशानियां वहाँ के स्थानीय निवासियों की तरफ से सामने आने लगी हैं। तो ये सब कोई अच्छे लक्षण नहीं है। इस तरह की लीपापोती करने से कुछ नहीं होगा। बुनियादी सुधार करने पड़ेंगे और चीज़ों का स्थायी समाधान निकालने की कोशिश करनी होगी। संजय, जो प्रधानमंत्री के बारे में बात कही जाती है कि वो रीइन्वेंट अपने को करने में एक तरह से सरकार और जो गवर्नेंस और ऑर्गेनाइजेशन की फटीग है, उसको डाइल्यूट करने के लिए वो किसी सीमा तक जा सकते हैं, जैसा कि उन्होंने इससे पहले भी किया है। कई सारे मुख्यमंत्रियों को हटाया, पूरी कैबिनेट बदल दी। अब जो चर्चा है कि वो पार्टी में, ऑर्गेनाइजेशन में और नए चेहरे आएँगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड में नए चेहरे आएँगे, सरकार में नए चेहरे आएँगे। आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से आप अगर एक सरकार को नया कलीवर देते हो, यंग लोगों को उसमें इंडक्ट करते हो, तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। और आप राज्यों में भी देखें कि अगर सरकार अलग-अलग करेक्टिव मेजर्स ले रहे हैं, अगर सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि जी मैं एक शिविर लगाऊँगा, हर फ्राइडे को मैं बच्चों की बात सुनूँगा, तो उसमें से एक जो तबका होगा उसको तो लगेगा कि नहीं ठीक है जी, सरकार अगर जिस अधिकारी ने ये कहा कि हाथी चले बाजार, उसको अगर सस्पेंड कर देती है, तो छात्रों को लगेगा कि देखो हमने सस्पेंड करा दिया, हमारे दबाव में सस्पेंशन हुआ, सरकार अब मजबूर हो गई है। तो कहीं न कहीं आपको लगता है कि कोर्स करेक्शन सरकार कर रही है, लेकिन जिस गति से करना चाहिए, जो स्ट्रक्चरल वे में करना चाहिए, वो सरकार नहीं कर रही है, शायद यहाँ पर दिक्कत है।
देखिए मेरे ख्याल से सरकार के पास कोर्स करेक्शन करने का अब टाइम नहीं रहा। ये अपने को जहाँ है वहीं तक सीमित रखे। जो इनका जो एक जो डिसमेंटलिंग हो रहा है, इसको ही रोक ले तो बड़ी बात होगी। अब वो वक़्त चला गया कोर्स करेक्शन का। उनका अगर कोर्स करेक्शन का क्या मतलब होगा कि नए चेहरे लाने नहीं। आप क्या आपकी जो राजनीति है, क्या आपकी जो सोच राजनीतिक सोच है, क्या आप उसको बदलेंगे? सवाल यहाँ है, क्या आप अगर एजुकेशन में सही में सीरियस है कि जो एजुकेशन लोगों तक पहुँचे, तो क्या आप जो इतिहास में आप जो छेड़-छाड़ की कर रहे हैं, जो टेक्स्ट बुक में बदल रहे हैं और जो ये वंदे मातरम पे आप जो मैन्युफैक्चर्ड डिबेट कराने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ को इनको सोचना पड़ेगा कि क्या क्या इससे ये सब चीज़ वो बदल सकते हैं? क्या नहीं, मतलब लेकिन आपको आपका मानना ये है कि ये अब जो जनता है, भारत की जनता, वो इतनी मैच्योर हो गई है कि अब वो हिंदू मुस्लिम पे वोट नहीं करेगी, वो जो रिलीजियस जो हिंदुत्व वाले एजेंडे हैं उस पे वोट नहीं करेगी। जनता का वो ऑप्टिमम लेवल आ गया कि वो इससे अब ऊपर हो गई है और जनता जो बेसिक नीड्स के मुद्दे हैं उस पे वोट करेगी। अब देखने से तो ही लग रहा है। आप देखिए जिस ढंग का जो स्लोगन अभी जंतर मंतर पे लग रहे थे और जो अभी पॉपुलर है सोशल मीडिया पे, वो ये है कि जो वो हिंदू मुसलमान नहीं, सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। इस देश का जो इस सरकार की जो सोच थी, उस इस देश के डीएनए के खिलाफ थी। ये देश हमेशा एक बहुलता वाला देश रहा है, डाइवर्सिटी वाला देश रहा है, जहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज आवर मोटो। अब लेकिन इसको लेकिन इस इनको देश में तो ये संजय एक ये भी फॉल्ट लाइन थी ना कि जो 80% बहुसंख्यक को लगता था कि कांग्रेस की सरकारें एक अपीजमेंट करती रही है, जिस फॉल्ट लाइन का फायदा नरेंद्र मोदी ने उसको एक्सपोज करके उसका फायदा उठाया। एक तरह से कम्युनिटी को भड़का के उठाया कि देखो 20% के लोग हैं तुम पे राज करते रहे हैं, एक पार्टी ने अपीज करके उस फॉल्ट लाइन का फायदा उठाया। तो हम ये मानते हुए कि इस देश का डीएनए ये नहीं है कि वो हिंदू मुस्लिम एकता सौहार्द में विश्वास रखता है, लेकिन एक समाज के अंदर फॉल्ट लाइन है, जिस फॉल्ट लाइन का बीजेपी ने फायदा उठाया। ज़रूर ये फॉल्ट लाइन हर एक समाज में होते हैं, ऐसे फॉल्ट लाइन अभी भी इतना हिटलर के जाने के बाद भी अभी भी एक जो एंटी जूइश सेंटिमेंट और जो वेस्टर्न वर्ल्ड में है, एक फॉल्ट लाइन ये रहेंगे। लेकिन क्या होता है ना कि जो जब आप गवर्निंग पार्टी होते हैं, जब आप रूल करते हैं, तो यू ट्राई टू ब्रिज द गैप। आप फॉल्ट लाइन को बढ़ाते नहीं हैं। इस सरकार की एक सिस्टमेटिक कोशिश रही कि ये जो फॉल्ट लाइन है, जो डिवीजन है, जो दिखता है, उसको और भी बढ़ाया जाए, जिससे इससे इसका दोहन किया जाए। सवाल है यहाँ पे, अब लोग समझ गए कि ये इनको केवल इनको खून का चस्का लग गया है। इसमें इसी में ये मजा लेते हैं और इसी में इसकी राजनीति है। और एज ए रिजल्ट क्या हुआ, इनका सारा फोकस उस तरफ रहने की वजह से आपने कुछ भी काम नहीं किया इस देश में। जितने भी चीज थे, आप देखिए बड़े बड़े संस्थान जिसको ये देश जिस पे घमंड करता था, वो संस्थान को आप अंडरमाइन कर रहे हो। अभी देखिए रिसेंट एग्जांपल है इसरो का। इसरो को भी अब प्राइवेटाइज करने जा रहे हो। इसरो हमारा प्राइड था। इसरो अब हम गवर्नमेंट के नेहरू सरकार ने वन ऑफ द थिंग्स बहुत सारे चीज़ों को जो एस्टेब्लिश किया उनमें इसरो था। और इसरो ने वो हमारे इंडिया को एक स्पेस जगत में एक नया मुकाम, नई पहचान दी। आज आप उस इसरो को बोल रहे हो कि अब आप लॉन्च व्हीकल नहीं बनाओगे, आप केवल R&D में रहोगे, प्राइवेट प्लेयर्स बनाएंगे लॉन्च व्हीकल्स। अरे इसरो तो एक समझिए कि गंगोत्री है, आप गंगोत्री को ही बंद करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये बहुत सारी चीजें जिसको लोग सोचते हैं। अब ये सरकार विश्वास करती है कि जो हम जो प्राइवेटाइज करके और इनके पूंजीपतियों के सहारे जीवित रह सकते हैं, और इस इंडिया को जहाँ पे इतनी बड़ी आबादी गरीबी में जीती है, वहाँ भी एक कैपिटलिस्ट सिस्टम लगाकर 4-5 उद्योगपतियों के हाथ में सारी व्यवस्था दे दे, वो नहीं चलने वाला। तो ये सरकार की देखिए, ये सरकार की सोच में ही प्रॉब्लम है और ये सरकार इंडिया को नहीं समझ पाई। ये ऑफ कोर्स ठीक है। इनका तो एजेंडा 1925 से ही ये रहा है, इस फॉल्ट लाइन को हमेशा बढ़ाते रहना।
आपको पता, आप किताब पढ़ेंगे अभी धीरेन्द्र झा की किताब जो उस पे नाथूराम गोडसे वगैरह पे आई और उसके बाद गोलवलकर वगैरह पे, आप देखेंगे कि इन लोग जब आज़ादी के बाद जब पार्टीशन हुआ, पार्टीशन में के बाद जितने रेफ्यूजीज आए, रेफ्यूजी कैंप्स में भी ये घुस-घुस के हिंदू मुस्लिम करते थे, वहाँ भी दंगे फैलाने की कोशिश करते थे। तो ये इनका ही पुराना ये खेल है, इसी से ये पनपना चाहते हैं, पनपे भी, लेकिन बियॉन्ड ये अनटेस्टेड थे अभी तक। ये पहली दफ़ा इतनी मेजॉरिटी में ये आए और लोगों ने देखा कि जो व्हाट डज़ इट मीन टू हैव ए मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट। उनको पता चल गया मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट इज़ द वीकेस्ट गवर्नमेंट जो इंडिया के खिलाफ काम करती है। आप इनकी फॉरेन पॉलिसी देख लीजिए, इनकी डोमेस्टिक पॉलिसी ले लीजिए, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इंस्टीट्यूशंस को जिस ढंग से इकोनॉमी भी खत्म चला हो गया, इंस्टीट्यूशंस भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, फॉरेन पॉलिसी में आपका कहीं नाम नहीं। आज इंडिया जब थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी होने का दावा नहीं भी करता था, उस समय भी 60s-70s में थर्ड वर्ल्ड का लीडर हुआ करता था इंडिया, है ना? नॉन अलाइन मूवमेंट का लीडर होता था इंडिया। जितने भी दुनिया में क्राइसिस होते थे, उसमें इंडिया की आवाज़ सुनी जाती थी। व्हाट बिल्कुल। डज़ इट से इनकी इनके इनकी इनके इनके पहल को, इनके सॉल्यूशंस को माना जाता था। आज इंडिया बिल्कुल। दुनिया का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतनी बड़ी क्राइसिस से दुनिया गुजर रही है, हम गॉन हैं, एज इफ हम बिल्कुल। एग्जिस्ट ही नहीं करते। दक्षिण एशिया जो हमारा प्लेग्राउंड था, जो हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था, वहाँ पे हम चाइना अंडरमाइन कर दिया, हम कहीं के नहीं रह गए। आज आप बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को मतलब ऑन द प्लेटर आप बोल रहे हो कि आप आ जाओ हमारे यहाँ, ही इज नॉट विलिंग टू कम। इससे बड़ा इंसल्ट क्या हो सकता है? दैट मीन्स आपकी पॉलिटिक्स नॉट ओनली इंडिया में सूट नहीं हो रही है, आपकी पॉलिटिक्स रीजनली और इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकली भी सूटेबल नहीं है कि इंडिया को आप चमका सको, इंडिया को एक नया स्पेस दे सको, इंडिया को एक नई पहचान दे सको। आप अभी भी प्रोपेगेंडा में विश्वास करते हैं, वही कर रहे हैं। बिल्कुल। यही प्रॉब्लम यहाँ पे है। पंकज जी, जो राहुल गांधी ने कहा कि भई वो इस सरकार को इतना परेशान कर देंगे या फिर ऐसी स्थिति में ला देंगे, घुटनों पर ला देंगे एक तरह से। क्या सरकार जो जिन तरीकों से निपटती थी, वो जो काम करने का उनका ग्रामर था, वो ग्रामर का जो सारा जिसको कहते हैं सिंक्रोनाइज़ेशन वो बिगड़ गया है क्या? क्योंकि राहुल गांधी अचानक से पार्लियामेंट पहुँच गए एक एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए। कल की तारीख में राहुल गांधी कहीं निकल के प्रोटेस्ट करने पहुँच जाएँगे। वैसी स्थिति में आपको लगता है कि जो सरकार का जो एक तरीका था, जिस ग्रामर के साथ नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की थी, एस्पिरेशन की पॉलिटिक्स, वाइब्रेंट गुजरात का एक रोल मॉडल उन्होंने देश के सामने पेश किया था। लोगों को लगता था कि ये व्यक्ति चमत्कार कर सकता है। उस मॉडल के बाद वो आइडियोलॉजिकल फ्रंट पे चले गए। उन्होंने जो संघ के एजेंडे थे उसको पूरा किया और एक स्ट्रॉन्ग सरकार, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की परिकल्पना उन्होंने देश के सामने रखी। अब सवाल है कि फॉल्टन यहाँ पे ये आ गई कि जो असली नीड्स जो जनता की जो मुद्दे थे, वो जो नरेंद्र मोदी गुजरात में जिसकी बात करते थे, वो पीछे चले गए। राहुल गांधी उसको लेकर और खास करके कंस्टिट्यूएंसी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको लगता है कि राहुल की ये स्ट्रैटेजी सरकार जिसको कि भेद नहीं पा रही है या सरकार के पास कोई ऐसा तरीका है, कोई इंस्ट्रूमेंट हैं कि आने वाले दिनों में आप देखते हैं कि सरकार राहुल को बैकफुट पे ला सकती है? देखिए, नरेंद्र भाई मोदी राजकाज का जो व्याकरण है उसके किसी भी नियम को मानते ही नहीं है। उन्होंने शुरू से ही नहीं माना। उनका चीज़ों से निपटने का अपना एक तरीका है, लेकिन अब इस वक्त चूंकि दबाव ऐसे हो गए हैं कि उनको अपनी कार्यशैली में थोड़ा थोड़ा रद्दोबदल करने की ज़रूरत पड़ रही है। उनका बस चले तो वो नहीं करेंगे। आज भी अगर उनको मौका मिलेगा तो वो चीज़ों से उसी सख्ती से, उसी क्रूरता से, उसी रूथलेसनेस से, उसी असंवेदनशीलता से निपटना चाहेंगे जिससे वो निपटते रहे हैं। अब राहुल राहुल गांधी का मकसद सरकार को परेशान करना नहीं है। राहुल गांधी जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। राहुल गांधी इस देश की ज़मीनी हकीकत को सामने रख रहे हैं। उसके लिए राहुल गांधी संसद में अपनी बात कहना चाहते हैं। वहाँ जब नहीं कहने दी जाती है तो वो सड़क पर अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं और फिर बीच-बीच में जिस तरह से उन्होंने थाने के सामने जाकर बैठ गए या प्रधानमंत्री निवास के सामने जाकर बैठ गए, ये सब उनको करना पड़ रहा है। इसमें कोई नई बात तो है नहीं। हमेशा विपक्ष इस तरह के आंदोलन करता रहा है। ये पहली बार एक ऐसी सरकार आई है जो किसी भी तरह की असहमति को देशद्रोह के खांचे में फिट करना चाहती है।
और जब भी आप कोई मुद्दा उठाएं, या तो आप पाकिस्तान के एजेंट हैं, या तो आप चीन के एजेंट हैं, या आप विदेशी शक्तियों के हाथ में खेल रहे हैं, या आप देश की सत्ता को उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं। लेकिन मूल मुद्दा ये है कि देश की सत्ता जिस उम्मीदों के साथ लोगों ने आपको सौंपी है या नहीं सौंपी है, आपने झपट ली है, बावजूद दोनों चीज़ों के आप इस वक्त सत्ता में बैठे हुए हैं, तो आपकी एक जिम्मेदारी है, आपकी एक जवाबदेही है। लेकिन संसद के प्रति आप अपने को जवाबदेह मानते नहीं हैं, आपको हर बात में मनमानी करनी है। अभी जनगणना का मसला है, जो जनगणना शुरू हो रही है, उसमें जो जातिगत जनगणना कराएंगे, ये बात नरेंद्र भाई मोदी ने कही थी। पहले तो वो कह रहे थे कि इस तरह का मुद्दा जो लोग उठाते हैं वो अर्बन नक्सल हैं, लेकिन फिर वो खुद ये कहने लगे कि हाँ, जातिगत जनगणना कराएंगे। लेकिन अभी 14 अगस्त को जो परिपत्र जारी हुआ, जो प्रश्नावली जारी हुई, उसमें 10वें क्रम पर जो बिंदु रखा है जाति के लिए, वो असल में जातिगत जनगणना का है ही नहीं। तो अब उससे भी वो पीछे हट गए। न तो वो इस मामले में सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहते, किसी भी मामले में, इसी मामले में क्या, तो उनको सारे विपक्षी दलों से या सारे राजनीतिक दलों से, उनके अपने हों या विपक्ष के हों, उनसे बातचीत करनी नहीं है। किसी भी मामले में विशेषज्ञों की कोई सलाह लेनी नहीं है। हर काम उनको अपनी मनमर्जी से करना है। राहुल गांधी इसलिए जब ये कहते हैं कि हम सरकार को घुटनों पर ला देंगे, तो उनके कहने का मतलब ये है कि जो जनता की आकांक्षाएं हैं, उनको सरकार को समझना होगा, और अंततः कोई भी सरकार जो जनतंत्र में अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, वो इस तरह का तानाशाही का रवैया नहीं अपना सकती कि अपनी मनमानी करेगी और जनता की नहीं सुनेगी। तो सरकार को जनता के सामने अंततः घुटने टेकने होंगे। इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं राहुल गांधी। बिल्कुल, तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। पंकज जी, आप जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। संजय, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। बड़े सवाल हैं कि जो राहुल गांधी जिस आइडिया ऑफ इंडिया के साथ, जिस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सरकार उसको क्रैक नहीं कर पा रही, क्योंकि सरकार जो अब तक काम करने के तरीके के तौर पर आगे बढ़ती रही है, उसमें कहीं भी एक तरह से बुनियादी परिवर्तन करने की ज़रूरत है। सरकार को रीइन्वेंट करने की ज़रूरत है कि जनता की समस्याओं, जनता की जो असहमति है, उसको कैसे एड्रेस करे, और जनता की असली जो रोटी, कपड़ा और मकान की जो समस्या है, उसको सही तरीके से ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर कैसे एड्रेस करे। जब तक सरकार उन मामलों पर अपना ध्यान नहीं देगी, तब तक सिर्फ ऑप्टिक्स से बात बनने वाली नहीं दिखती। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए टेलीविजन से। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.